नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर के करेंगे। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने कर रही है। ईडी जांच कर रही है तो मारपीट, जोर जबरदस्ती आखिर क्यों हो रही है? जबरदस्ती का बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के कार्रवाई करो। मारपीट क्यों कर रहे हो? मार मार के बोलो कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। एक उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में। कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर में चोटें आई, 3rd डिग्री टार्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं भ्रष्टाचार। जो गलत है उसके हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जो गलत है उसमें कार्रवाई करो, लेकिन किसी टारगेट करके फंसाने के लिए आप मारपीट करोगे, दहशत में लाओगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो लगातार यही कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो कैसे बदनाम किया जाए। भ्रष्ट है, बस जो गोवेल्स के सिद्धांत है उसका ये लोग मानने वाले लोग हैं। जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होने लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के आकंड में खुद डूबे हुए और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये बदनाम करने के षड्यंत्र इनका चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और इनके झांसे में नहीं आने वाली। और इसी पर खास चर्चा के लिए केदार गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। ईडी को लेकर लगातार सवाल उठते ही रहे हैं। अब साफ तौर से जो है सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने कर रही है। कि भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ रही है और इससे आप देखेंगे कि पूरी सरकार परेशान है, हैरान है, उनको बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और भ्रष्टाचार इस आलम पर पहुंच गया है कि ईडी ने कई अधिकारियों को अरेस्ट किया है, वहां संपत्ति जब्त की है, बेनामी संपत्ति के कागज जब्त हुए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और पर्याप्त सबूत है ईडी के पास। और उन सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेजा है, जेल में भेजा है। तो क्या कोर्ट की भी अवमानना कर रही है सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार? क्या कानून से भी ऊपर हो गए हैं? अरे ईडी ने अरेस्ट किया, सारे सबूत कोर्ट में रखे, कोर्ट ने उनको हिरासत में भेज दिया। तो अब सिर्फ एक ईडी की ही कार्रवाई साथ में नहीं है, साथ में पूरी न्यायिक कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, संविधान के अनुरूप कार्रवाई। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और आप घेर रहे हैं तो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके प्रदेश के मुखिया हैं और अगर जांच की कार्रवाई का वो इस प्रकार से विरोध करेंगे और केंद्रीय जांच एजेंसी के ऊपर प्रश्न उठाएंगे, कानून, संविधान और कोर्ट पर प्रश्न उठाएंगे ईडी की आड़ में, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। उनको पूरा सहयोग करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ईडी विभाग में जाकर उसका आवेदन देना चाहिए, जो पीड़ित है उनको, ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे आरोपियों का, ऐसे भ्रष्टाचारियों का पक्ष लें। जी, आप लगातार बने रहिए। धनंजय सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से हमारे साथ। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। ईडी की कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठा रही है, पर बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि क्या कोर्ट की अवमानना आप करेंगे? पर्याप्त सबूतों के साथ ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए तो जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पूर्व रमन सरकार के 36,000 करोड़ के नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, रमन सिंह के पत्ता पे खुले पनामा पेपर्स घोटाला, इन सब की जांच के लिए ईडी को भी पत्र लिखा है, शिकायत दिया है। और उस शिकायत के आधार पर ईडी, चूंकि अभी नरेंद्र मोदी जी केंद्र प्रधानमंत्री है और रमन सिंह उसके करीबी है, इसलिए ईडी रमन सिंह जी के पास जांच नहीं कर रही है। और मान लो ईडी जांच करना शुरू करती है, ईडी के रमन सिंह के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है, और वहां भी अगर रमन सिंह जी के धर्मपत्नी जी को या उनके पुत्र को या उनके अन्य किसी परिवार के सदस्य को डराएगी, धमकाएगी, उनसे मारपीट करेगी या उनको प्रताड़ित करेगी ना,
तब भी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमने उसके भ्रष्टाचार के शिकायत की है। ईडी को भ्रष्टाचार की जांच करनी है, किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, किसी को मारना पीटना नहीं है, किसी दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं करना है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करना है, और वही काम ईडी कर रही है। तो भूपेश बघेल जी का स्पष्ट कहना है, जिस प्रकार से अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में शिकायत मिली थी कि जो अग्रवाल के समाज के उद्योगपति है, व्यापारी है, उनका ईडी ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा, उनके बुजुर्गों को डराया धमकाया, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया, बेटियों को धमकाया। सीधा सीधा बात है भाई, आप ईडी हैं, आपका काम भ्रष्टाचार पकड़ना, किसी को मारना पीटना धमकाना नहीं है। हमारा तो स्पष्ट मानना है, भ्रष्टाचार के आरोप है, उसकी जांच करिए। हम तो स्पष्ट करें ना, रमन सिंह के खिलाफ शिकायत जांच हुई है, उसमें भी अगर रमन सिंह के परिवार को अगर ईडी प्रताड़ित करेगी ना, हम भी तब भी विरोध करेंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पर गैर तरीके से किसी प्रकार कार्रवाई के पक्षधर नहीं है हम। जी केदार जी, दबावपूर्ण कार्रवाई, क्योंकि ये कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, मारपीट हो रही है, जबरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है कबूल करवाने के लिए, दबाव माने यहाँ पर उसके साथ ये घटना हो रही है, वो शिकायत करे और शिकायत करके उसकी जांच की मांग करे। और राजनीतिक रूप से अगर कोई बयान आता है तो आप समझ रहे हैं कि दबाव कितना ज्यादा है इनके ऊपर राजनीतिक रूप से। भाई किसी को मारा है, पीटा है, कोर्ट में उपस्थित होते हैं, न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय उनको रिमांड देता है, बेल देता है, या फिर पूछताछ के लिए उनके हवाले करता है डिपार्टमेंट के। तो आखिर में उस समय कोर्ट में वो बात क्यों नहीं करते न्यायाधीश के सामने? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही फोन करके शिकायत करते हैं क्या? या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब मालूम है? आखिर क्या संबंध है, किस हिसाब से बोल रहे हैं? मैं तो कानूनी बात करूंगा क्योंकि विषय कानून का है। भाई आखिर उनको बारंबार कोर्ट में तो उपस्थित किया जाता है, 4 दिन की रिमांड मिलती, 4 दिन बाद फिर उपस्थित होते हैं, फिर 6 दिन की होती है, फिर उपस्थित होते हैं। उस समय माननीय न्यायालय के सामने ये विषय क्यों नहीं रखते? और माननीय भूपेश बघेल जी बारंबार उस बात को क्यों उठाते हैं? आखिर कारण क्या है? तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आलिप्त है, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ ना खड़ा होते हुए, उनकी जांच में सहयोग ना देते हुए उनके बचाव का रुख करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का भला कैसे हो सकता है? छत्तीसगढ़ की करोड़ों रुपए की धनराशि अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, और उसमें इस प्रकार की बात होती है तो निश्चित रूप से मन दुखी होता है। हम सब ये मानते हैं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार में है, 23 तक के उनका कार्यकाल है, रहे, पर छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटने से तो बचाएं, और जो बचा रहा है कम से कम जांच में उनका सहयोग करे। ये बारंबार इस प्रकार की बातें आने से एक मन में शंका तो छत्तीसगढ़ वासियों के है कि आखिर भ्रष्ट लोगों को बचाने में सरकार क्यों लगी है। धनंजय जी, आपको नहीं लगता कि वाकई कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए? जैसी कार्रवाई चल रही है चलने देना चाहिए, और अगर किसी को परेशानी होती है तो उस पर आवाज उठाई जाए? निश्चित तौर पर हम तो कह रहे हैं ना भाई, जो अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में अग्रसेन महाराज जी की जयंती भूपेश बघेल जी गए थे, वहाँ अग्रसेन समाज के उद्योगपति व्यापारियों ने सार्वजनिक तौर पर शिकायत की थी। तो भूपेश बघेल जी तो मुखिया है, सबके रक्षा करना। हम तो करें ना, रमन सिंह के खिलाफ भी 36,000 करोड़ के नान घोटाला, गरीबों के चावल चोरी के घोटाले की जांच होनी है, चिट फंड कंपनी की जांच होनी है। हम सब तो ईडी को लिखा है, हम उसके बावजूद कर रहे हैं। अगर ईडी आएगी और रमन सिंह जी को प्रताड़ित करेंगे, उनकी धर्मपत्नी जी को प्रताड़ित करेंगे, उनके पुत्र को प्रताड़ित करेंगे, उनके जो सहयोगी है या उनके जो करीबी है उनको प्रताड़ित करेंगे, तब भी हम आवाज उठाएंगे। उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको जांच करना है, उनको प्रताड़ित नहीं करना है करके। हम तो एक नागरिक के प्रति जिम्मेदार ठहरे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ महतारी के जो खजाने को 15 साल तक रमन भाजपा की सरकार ने लूटने का काम किया था, जो संघियों पे निछावर किया था, जो 36,000 करोड़ के गरीबों के चावल चोरी होने का काम हुआ था, नान घोटाला हुआ था, रमन सिंह के दमाने टीपीएस अस्पताल को जो भ्रष्टाचार के चलते गिरवी रख दिया था, जो अभिषेक सिंह उसके नाम से पनामा पेपर हुआ, खुल गया, खाता खुल गया था ना, भ्रष्टाचार रमन सरकार में हुआ था कि देश के बैंक कम पड़ गए थे, पैसा रखने के लिए पनामा में खाता खोलना पड़ा था। ईडी जांच करे ना, क्यों जांच नहीं करती? लेकिन रमन सिंह को प्रताड़ित नहीं करना है, उनको वीणा सिंह जी को प्रताड़ित नहीं करना है, अभिषेक सिंह जी को प्रताड़ित नहीं करना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, केदार जी, आप दोनों का ही। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। आरक्षण बिल पर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा है। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला। उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है, उनको नहीं करना है तो वापस कर दे बिल। वो अनिश्चित काल के लिए रखना चाहती हैं। सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया है।
ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आग परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पत्र भिजवा, जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनके अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। मुंगेली से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आरक्षण मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर उन्होंने पलटवार किया। सीएम भूपेश बघेल को शायद नहीं मालूम अटॉर्नी जनरल तक जाती है कोई भी रिपोर्ट। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट सबसे अंतिम होती है। राज्यपाल जिससे चाहे उससे सलाह ले सकती हैं। एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां वहां इनके पास कोई चीज पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं। और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। इस तरह के एलिगेशन लगाए कि एकात्म परिसर से कुछ तय हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें जब एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना न देना। और इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो जितनी आजीविका मिशन की बहनें, उन सबकी भी अलग अलग काम धंधों से जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज समय की चूंकि सीमा है, लेकिन गरीब की जिंदगी बदलना है। इसलिए कि गरीब की जिंदगी में अगर खुशहाली ला दी तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। और इसलिए सारी सुविधाएं गरीबों को मिले, इसका प्रयास कर रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में और जाना है, मुझे समय पे पहुंचना है। मैं यहाँ के विधायक जी, वरिष्ठ नेता हमारे पारस जी, अच्छे विकास के काम के लिए उनको, सांसद जी को, अनिल जी को, हमारी पूरी टीम जो बैठी है, मंत्री जी वो भी उज्जैन के विकास के लिए चिंतित है, और मुकेश टटवाल जी महापौर के नाते बहुत अच्छा काम ये गरीब का बेटा कर रहा है। इस पूरी टीम को बधाई देता हूं। और पारस जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पता नहीं क्या क्या लिख के दिए, तो ठीक है, आपने जो काम दिए हैं परीक्षण करके सारे कर दिए जाएंगे, कोई चिंता मत करो। और उज्जैन के विकास के लिए आपने जो और फ्लाईओवर, चौड़ीकरण, बाकी सब चीजें कही है, मैं थोड़ा सा परीक्षण करके उन सबको करूंगा। बताओ, उज्जैन में पैसे की कमी रखी है क्या विकास में? अरे जोर से बताओ, रखी है क्या? और महाकाल महालोक कैसा बना है? इसलिए आगे भी कोई कसर थोड़ी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 2 हितग्राहियों को चाबी सौंपे। हमारे जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 2 हितग्राही रंजना गोविंद सिंह, देवेंद्र फूलचंद जी को चाबी सौंपते हुए सब जोरदार ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उज्जैन नगर पालिका निगम आपका अभिनंदन करता है, वंदन करता है। हमारे बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन महाकाल लोक का जो सौगात दी है, मैं नगर पालिका निगम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और इस आभार के लिए कलावती बहन जी को बोलता हूं कि आभार व्यक्त करें। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे, उनका आभार है, और समस्त आए पधारे अतिथियों का आभार है।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। सलमान खुर्शीद के बयान पर नरोत्तम बोले हैं, नर की तुलना नारायण से करना अच्छा नहीं होता। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। पिता के आदेश को मानकर वनवासी हो गए थे भगवान राम। सलमान खुर्शीद का बयान भावनाओं को आहत करने वाला है। राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, राहुल गांधी को शायद पता नहीं अब सर्दी आ गई है। कांग्रेस के लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए। सर्दी के मौसम में भी वो टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। न्यू ईयर पर आबकारी नीति पर बोले हैं नरोत्तम मिश्रा, कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। ये नियम कांग्रेस के दौर से चला आ रहा है। जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं, उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। अब उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है। कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। नीति के बारे में कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए। ये जो नियम की बात कर रहे हैं, ये नियम कोई नया नियम नहीं है। ये नियम कांग्रेस के दौर से ही चला आ रहा है, वही नियम है, ऐसा कोई नियम नया नहीं बना है। सलमान खुर्शीद के राहुल गांधी की राम से तुलना करने पर अरुण यादव का बयान आया। अरुण यादव ने सलमान खुर्शीद के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट है। बीजेपी कभी राहुल गांधी की दाढ़ी, कभी टी शर्ट को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी के पास अब राहुल गांधी को लेकर कहने के लिए कुछ नहीं बचा। राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है और जिस तरह का ऐतिहासिक सपोर्ट उनको मिल रहा है इस यात्रा में, उससे पूरी सरकार में बौखलाहट, भाजपा में बौखलाहट है। और अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है। कभी टी शर्ट की बात करते हैं, कभी राहुल गांधी जी की जूते की बात करते हैं, कभी दाढ़ी की बात करना शुरू कर देते हैं। तो कोई चर्चा नहीं है उनके पास, कोई एजेंडा नहीं है उनके पास और बोलने के लिए। तो नरोत्तम मिश्रा जी, आप अपनी चिंता करें, प्रदेश की चिंता करें, है ना। 500 रुपए के लाइसेंस पर घर में शराब पीने की अनुमति पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस के समय से व्यवस्था है तो इससे बदला क्यों नहीं गया। बीजेपी सरकार में घर घर शराब परोसने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि पब्लिक इतनी शराब पी ले कि महंगाई, बेरोजगारी को भूल जाए। कर देते ना, सरकार तो आपकी है, लेकिन ये घर में पहुंचा के ऑनलाइन देना चाहते हैं। लोगों को इतनी पिलाना चाहते हैं कि लोग होश में न रहें और महंगाई और बेरोजगारी को भूल जाएं। ये इनका उद्देश्य। जबलपुर से बड़ी खबर है। बिजली दर निर्धारण में एससी के निर्देशों की अनदेखी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर को सभी राज्यों के विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिए थे। 3 महीने के भीतर दर निर्धारण के नए मापदंड बनाने का आदेश था। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नहीं किया है आदेश का पालन। बिना नए मापदंड बनाए आयोग ने मंजूर कर ली है ट्रैफिक याचिका। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने आयोग को आपत्ति भेजी। बिना मापदंड बनाए दर वृद्धि हो रही है। प्रक्रिया रद्द करने की मांग की गई है। मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौजूद अधिकारियों ने उसे तुरंत रोका। महिला के पति की माने तो उसकी जमीन नगर रक्षा सैनिक ने हड़प ली और कई सारे झूठे केस में उसे फंसाया है।
इतना ही नहीं, थाने में उसके साथ माराकुटी भी की गई। माराकुटी करने का आरोप लगाते हुए उसने पत्नी के साथ कई बार दुष्कर्म किए जाने का भी आरोप लगाया। दंपति की माने तो पिछले 10 साल से वो इस मामले को लेकर परेशान है। न्याय के लिए काफी चक्कर लगाने के बाद उसकी पत्नी ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल कलेक्टर ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। जब मैं कहीं रेप की कहने आता हूँ, किसी अधिकारी में जाता हूँ, ये जान से मारने की धमकी देते हैं, जान से मार देंगे। कहीं शिकायत की तो हम दबे हुए हैं। किसने धमकी दी तुम्हें अभी तक? दबी जे पुलिस वालों ने दी है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मैं कहाँ जाऊँ साहब जी? मेरे सब दांत तोड़ दिए, हाथ पाँव तोड़ दिए, उल्टा टांग के मारा पीटा पुलिस ने। तो बीवी ने पेट्रोल कैसे डाला? मुझे तो कोई पता ही नहीं है श्रीमान के इसने पेट्रोल ये कहाँ से ले आई। इसको बहुत मुसीबत में है, मुझे इसको अकेला पा लेते हैं, मुझे जेल में डाल देते हैं, तो उस पर क्या आफत बीतती होगी साथी? आप लोग बाहर ले कि बोलो महिला, एक छोटी सी महिला, 2 बच्चे हैं छोटे। सर वो काफी परेशान है 10 साल से, पेट्रोल डाला उसने सर। आवेदन दे रही है, कार्रवाई नहीं हो रही। किसी पॉलिटिक्स का भी नाम लिया उसने सर? नहीं, अब वो अभी तो लिया ही है, अभी तो ये उतना पूछा ही है जितना उसने बताया वो मैंने आपको बताया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। दुर्ग में गुरु घासीदास